क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि सेल एक ऐसा बच्चा है जो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो खुद पहला मूव करता है। एक चीज जो सेल को सरप्राइज करती है वो ये है कि एल्बस बिना किसी इनकॉन्टेशन के मैजिक यूज कर रहा था, लेकिन सेल बच जाता है क्योंकि उसका ब्लड मैजिक एक बफर की तरह काम करता है। हालांकि ये फोर्स एक सोर्ड सेंट के फुल स्ट्रेंथ वाले स्लैश से कम नहीं था। अब एल्बस अपनी ट्रेनिंग मैजिक पपेट को समन करता है और बताता है कि भले ही वो अपने पीक पर जितना पावरफुल न हो, लेकिन वो अभी भी एक गोल्ड सोर्ड मास्टर से डील कर रहा है, इसलिए सैल को अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करने में फ्री फील करना चाहिए। ये सुनकर सैल स्माइल करता है और ऑल आउट जाने के लिए एग्री हो जाता है और एल्बस से उसे अपनी और स्किल्स दिखाने की रिक्वेस्ट करता है। तब सैल अपनी सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस की फोर्थ टेक्निक ब्लड स्टॉर्म ऑफ कार्नेज का यूज करता है, लेकिन एल्बस सजेस्ट करता है कि ये बहुत फ्लैशी है, लेकिन इसके इफेक्ट्स में और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ये एक्स्ट्रावेगेंट है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करे। सैल एल्बस की कमांड को फॉलो करने की कोशिश करता है और अपनी ब्लड फ्लेम स्किल का यूज करता है, लेकिन ये अपना डैमेज बढ़ाने के लिए उसकी खुद की ब्लड एनर्जी को बर्न कर रहा था। ये बताए जाने पर सैल सेल्विज सर्पेंट स्लैश पर स्विच करता है, लेकिन एल्बस इसे बहुत रेकलेस मानता है क्योंकि ब्लड डीमन पपेट होस्ट को डिवावर करने का मौका ढूंढेगा। ब्लड डीमन फ्लैश और ब्लड पर फीड करता है और सैल का अपनी ब्लड एनर्जी को बर्न करना सिर्फ ब्लड डीमन की एबिलिटीज को और मजबूत करेगा। और सैल ने एक ज्यादा एडवांस्ड ब्लड मैजिक सोर्ड टेक्निक को जबरदस्ती एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसका खुद का ब्लड लगातार खत्म हो रहा था, जो आखिर में ब्लड डीमन पपेट के एक बैकलैश का कारण बना। ब्लड डीमन पपेट ने सैल को ट्रैप कर लिया था और वो एल्बस से उसे जाने देने के लिए कह रहा था क्योंकि वो उन सबको मारना चाहता था। क्रिस बीच में इंटरप्ट करता है क्योंकि वो वरीड था कि ये और नहीं चल सकता क्योंकि सैल अब और नहीं टिक पाएगा। इस बीच एल्बस उससे पैनिक न होने के लिए कहता है क्योंकि सैल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे इसे टेम्पोरली इम्प्रिजन करना होगा। फिर वो सैल से कहता है जब तक वो ब्लड डीमन पपेट की पावर को मास्टर नहीं कर लेता तब तक उसे ब्लड मैजिक यूज करने की फॉरबिडन है। ये सुनकर सैल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमनी शुरू होने वाली थी और उन टेक्निक्स को यूज न करना इम्पॉसिबल था जिनसे वो सबसे ज्यादा फेमिलियर है। क्रिस कहता है कि इसीलिए उसे इसे जल्दी से मास्टर करना होगा। ब्लड मैजिक का कोर ब्लड को कंट्रोल करना है। वो अब से सैल को स्पेशल ट्रेनिंग देगा। एल्बस जानता था कि सैल मैजिक टेक्निक्स का एडिक्टेड हो गया है और अगर इस पावर को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक डिजास्टर होगा। लेकिन सवाल उठता है, फर्स्ट और सेकंड कूपर द्वारा लीड की गई आर्मीज इनविंसिबल थीं, लेकिन वे सब एक ही रात में मर गए। तो असल में हुआ क्या था? सैल सोचता है कि क्या यह इसलिए है क्योंकि ब्लड मैजिक टेक्निक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। फिर भी एम्पायर की हिस्ट्री में ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। उसके थॉट्स तब इंटरप्ट होते हैं जब एल्बस उसे ब्लड मैजिक सोर्ड टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर करने का सजेस्ट करता है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो एकेडमी में उन कई लोगों को खतरे से बाहर रख सकता है जिनकी वो केयर करता है। अब सैल और क्रिस स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाने का फैसला करते हैं। हालांकि इस सीक्रेट ट्रेनिंग के बारे में जितने कम लोग जाने उतना ही बेहतर है। अचानक क्रिस को एक सस्पिशियस बर्ड दिखाई देती है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देता है, ये सोचकर कि फॉरेस्ट बड़ा होता है और हर तरह की बर्ड्स दिखाई देंगी। जंगल में फॉरेस्ट फैमिली की एक एस रैंक प्रोडिजी जो 7 ग्रेट नोबल फैमिलीज में से एक है, वो बर्ड बनकर सैल पर नजर रख रही थी क्योंकि सेकंड प्रिंस ने उसे ये इंश्योर करने का ऑर्डर दिया था कि सैल ब्लड डीमन सोर्ड टेक्निक्स का यूज करने से बचे। वो इफेक्टिवली खुद को हैंडीकैप बना रहा था, इसलिए वो सोचती है कि वो अपकमिंग फ्रेशमैन एक्सचेंज सेरेमनी के दौरान उसे डेफिनेटली एलिमिनेट कर पाएगी। इंपीरियल एकेडमी की एनुअल न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमनी की डेट आ चुकी थी। ये सेंट गॉर्डन में एक रेयर इवेंट था और सीट्स आमतौर पर फुल रहती थीं। ऑडियंस न केवल फ्रेशमैन के यूनिक टैलेंट्स को देख सकती थी बल्कि लेजेंडरी ड्यूक फैमिलीज के फैमिली हेड्स को भी। रॉयल हाइनेस, द सेकंड प्रिंस, ड्यूक फैमिलीज के रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और इंपीरियल एकेडमी के उनके आउटस्टैंडिंग टीचर्स और स्टूडेंट्स भी वहां मौजूद थे। इस सेरेमनी को हिज हाइनेस द सेकंड प्रिंस सैंड्रू होस्ट कर रहा था। विक्टर को न केवल इंपीरियल एकेडमी में प्रायोरिटी गाइडेंस मिलेगी बल्कि वो हिज रॉयल हाइनेस द सेकंड प्रिंस का एप्रिसिएशन भी पाएगा और उसकी एक विश भी पूरी होगी। सैल को रियलाइज होता है कि सेकंड प्रिंस का लोगों को रिक्रूट करने का इरादा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये विश एक बेहतरीन टाइम पर आई थी। अगर वो यह कंपटीशन जीत जाता है तो कूपर फैमिली का डाउनफॉल और भी तेज हो जाएगा। हालांकि ये डुएलिंग कंपटीशन प्रिलिमिनरीज और एलिमिनेशन मैचेज में डिवाइडेड था। जो 8 स्टूडेंट्स प्रिलिमिनरीज से क्वालिफिकेशन हासिल करेंगे वे 1v1 एलिमिनेशन मैचेज में आगे बढ़ेंगे जहां विक्टर डिसाइड किया जाएगा। प्रिलिमिनरीज पुराने रूल्स को फॉलो करेंगी। पहले 8 स्टूडेंट्स जो हाइड्रा का सिर काटकर उसे एरिना से बाहर लाएंगे वे एलिमिनेशन मैचेज में एडवांस करेंगे और इसी के साथ कंपटीशन बिगिन होता है। और फॉरेस्ट फैमिली की एज रैंक प्रोडिजी एक हाइड्रा का सिर काट देती है। उसने इतनी कम उम्र में मैजिकली फोर्स्ड एरो और रेवन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में मास्टरी हासिल कर ली थी। जिस मोमेंट वो दोबारा सिर पर अटैक करने वाली होती है, थोरेडिन ड्रैंका नाम का एक लड़का मॉकिंगली उस पर अटैक करता है और उसे एडवांस करने के लिए क्वालिफिकेशन देने के लिए थैंक यू कहता है।
दूसरी ओर सेल को ये इंटरेस्टिंग लगता है और वो सोचता है कि कौन जीतेगा, किंग ऑफ फॉरेस्ट्स द फॉरेस्ट फैमिली या किंग ऑफ स्टॉर्म्स द ड्रैंका फैमिली। जैसे ही वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, थोरैडन सोचता है कि उसका अटैक वीक है और डिफेंस को तोड़ नहीं सकता। बस एक छोटे से मूवमेंट से वो आसानी से जीत जाता है, जैसा कि ड्रैंका फैमिली के एक मेंबर से एक्सपेक्टेड था, जिनकी मॉन्स्टर्स डिफेंस की रेपुटेशन थी। ऑडियंस पूरी तरह से डिसबिलीफ में थी, क्योंकि ये बंदा सीक्रेट रेल्म के 5 हेडेड ड्रैगन से भी ज्यादा डेंजरस था। फॉर्चुनेटली एक सील उसे सप्रेस कर रही थी, वरना ये बहुत ट्रबलसम हो सकता था। अचानक आइजैक फैमिली, जिसे पास्ट लाइफ में किंग का राइट हैंड कहा जाता था, एंटर करती है और क्लेम करती है कि वो नॉर्दर्न बारबेरियंस को अपने एम्पायर के वॉरियर्स को नीचा नहीं देखने देंगे। हालांकि हाइड्रा अब गुस्से में आ चुका था और उन सबको अब खुद को डिफेंड करने की जरूरत थी। जब एंड्रिया पर अटैक हो रहा होता है तो सेल उसे प्रोटेक्ट करता है, जिससे एंड्रिया को रियलाइज होता है कि उसकी सोर्ड एनर्जी एक मैजिकल बीस्ट को स्लैश करने के लिए काफी स्ट्रांग है। मीनवाइल विलियम को भी एक सिर मिल गया था। एक बार जब सेल को एक और सिर मिल जाएगा तो सभी मेंबर्स सक्सेसफुली एडवांस कर जाएंगे। हालांकि सेल सोचता है कि हाइड्रा का इस हद तक सप्रेस्ड होना रेयर है, लेकिन उसके सिर के अलावा वो कुछ और भी हासिल करना चाहता था। इसलिए वो एंड्रिया और उन सभी को पीछे हटने का सजेस्ट करता है, क्योंकि वो इसे एक ट्रेनिंग की तरह यूज करेगा। भले ही वो अपना ब्लड मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन अब जब उसकी बॉडी स्ट्रेंथेन हो चुकी है, वो हाइड्रा के अटैक को झेलने में एबल था। जब हाइड्रा अपने ब्लेज मैजिक अटैक का यूज करता है तो सेल उसके एक सिर को पकड़कर उसे इस तरह पोजीशन करता है कि अटैक दूसरे सिर पर लगे। अब जब हाइड्रा का रैपिडली रीजनरेटिंग शील्ड उसके खुद के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से शैटर्ड हो गया था, जब हाइड्रा के 8 सिर कट जाते हैं तो वो दूसरे हेड्स को इंस्टेंटेनियसली रीजनरेट करने के लिए सेंटर हेड की एनर्जी को कंज्यूम करेगा और इससे हाइड्रा एक्सट्रीम वीकनेस की स्टेट में चला जाएगा। अभी उसे बस हाइड्रा पर अपनी सोर्ड से वार करने की जरूरत है, और फिर अगर वो क्रिस द्वारा सिखाए गए ब्लड मैजिक रेजोनेंस का यूज करता है तो वो हाइड्रा की रैपिड रीजनरेशन एबिलिटी हासिल कर पाएगा। लेकिन उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट हेड को चैलेंज करने की कोशिश करता है और अब उसके द्वारा ट्रैप हो जाता है। इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर एलन उसे मॉक करता है और उसे घुटने टेक कर भीख मांगने का ऑफर देता है, ताकि शायद वो उसे ये लेने दे। सेल स्मिर्क करता है क्योंकि वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेगा, लेकिन एलन उसे थ्रेटन करता है कि अगर उसे एडवांस होने की परवाह नहीं है तो उसके फ्रेंड्स का क्या जो हाइड्रा के रीजनरेटिंग हेड से ट्रैप हो रहे हैं। सैंड्रू वहां स्मिर्क करते हुए बैठा था, क्योंकि उसने नोटिस किया कि हाइड्रा की सील टूट चुकी है और वो सोचने लगा कि क्या कूपर फैमिली के उस लड़के की सच में कोई डेथ विश है। वो ये भी होप करता है कि इस एरिना के कुछ प्ले थिंग्स मर जाएं, इससे चीजें और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएंगी। मीनवाइल सेल स्ट्रगल कर रहा था। एलन उसे यकीन दिलाता है कि वो आज उसकी पास्ट की सारी ह्यूमिलिएशन उसे वापस लौटाएगा और अपने ब्लड का यूज करके सारी शेम को धो डालेगा। एलन अपने साथ साना फैमिली की सबसे फियर्स डॉग लाइसा को लाया था। लाइसा ब्लैक मैजिक का यूज करती है जो बाइंड, वीकन और लाइफ को ड्रेन करता है। उससे लड़ने का मतलब सिर्फ कंज्यूम होना था। एलन के इंटरफेरेंस के कारण सेल हाइड्रा का मेन हेड काटने में फेल हो गया, जिससे वो अपनी सील से पूरी तरह फ्री हो गया। अब सेल फैसला करता है कि वो लाइसा को कंसिक्वेंसेस फेस करने देगा और हाइड्रा की पावर को एक्सपीरियंस करने देगा। हालांकि एलन सोचता है कि वो लाइसा के बालों को डिस्ट्रॉय करके फुलिश काम कर रहा है, क्योंकि सिर्फ उससे वो रुकेगी नहीं। वो हाइड्रा के फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर सकती है और उन्हें डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हाइड्रा को गुस्सा दिलाने और प्रोवोक करने से क्रीचर रिएक्ट करने के लिए बाउंड था, लेकिन चूंकि वो अभी अभी फ्री हुआ है, अटैक करने का चांस हाथ से निकलता जा रहा था। सेल को एलन से जल्दी डील करना होगा। तब सेल सबसे एरिना छोड़ने और लाइसा को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। मीनवाइल अनाउंसर 3rd प्लेस अनाउंस करता है। ग्लोरिया आइजैक क्वालिफिकेशन हासिल करती है। 4th प्लेस एंड्रिया, 5th प्लेस नेमलेस नाइट और 6th प्लेस विलियम। जब विलियम लाइसा को एरिना से बाहर ले जाता है तो वो उसका हाथ काट रही होती है, इसलिए वो उसे समझाता है कि अगर वो अंदर रही तो सेल को एलन के साथ अपना वेंडेटा रिसॉल्व करने में देरी होगी और उसे उस कम ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने में अपनी लाइफ वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अनाउंसर अनाउंस करता है कि 7th पोजीशन लाइसा की है, विलियम उसे एश्योर करता है कि यह क्वालिफिकेशन उसने खुद हासिल की है। वो होप करता है कि नेक्स्ट कंपटीशन में। दूसरी ओर एलन का गुस्सा डबल हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसके डॉग ने उसे बिट्रे कर दिया है। हालांकि सेल उसे मॉक करता है क्योंकि अब कोई उसका डैमेज नहीं ले रहा था और वो मर जाएगा। लेकिन एलन एडवांस करने वाला लास्ट पर्सन बनने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट था और सेल सिर्फ हाइड्रा का खाना बनने के लायक था। लेकिन सेल हंसता है और जल्दी से हाइड्रा पर अटैक करता है, एलन को थैंक यू कहते हुए, क्योंकि उसके बिना वो इतनी आसानी से हाइड्रा का सिर नहीं काट पाता, क्योंकि उसने उसे रिचुअल पूरा करने में हेल्प की थी जब हाइड्रा अपने वीकेस्ट पॉइंट पर था। क्रिस ने एक बार मेंशन किया था कि एंशिएंट बुक्स में एक एंशिएंट ब्लड मैजिक रिचुअल रिकॉर्डेड है। अपने ब्लड को बीस्ट के ब्लड के साथ मिक्स करके वो ब्लड मैजिक के थ्रू एक रेजोनेंस बना पाएगा, और उसने एग्जैक्टली यही किया। सेल ने एस रैंक एबिलिटी रैपिड रीजनरेशन भी हासिल कर ली थी। कोई भी फ्लैश डैमेज इंजरी के मोमेंट पर तेजी से रिपेयर हो जाएगा
और पेन के नेगेटिव इफेक्ट्स को एलिमिनेट कर देगा। इस पॉइंट पर ह्यूमंस मैजिकल बीस्ट्स के साथ हाई लेवल का ब्लड सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं। इंस्टेंटली वो एलन का हाथ काट देता है, लेकिन अब वो उसे रीजनरेट नहीं कर पाएगा। उसे काटने के बाद सेल ने हाइड्रा की ए रैंक एबिलिटी कोरोजन हासिल कर ली, जो इंस्टेंटली टारगेट की वाइटैलिटी को डिवावर कर लेती है। फिर वो एलन से पूछता है कि शैडो ओथ का मास्टर होने के नाते क्या उसने वो एक्सपीरियंस किया जो शैडोज फील करते हैं। क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए एलन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो अब तक कैसे सरवाइव किया है। लेकिन वो सेल को एश्योर करता है कि ये अब और काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे मिलने वाला कोई भी डैमेज एंडलेस शैडोज में ट्रांसफर हो जाएगा। सेल आह भरता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि एलन शैडो ओथ को नहीं समझता है। जो शैडो के रूप में एक्ट कर रहा है, वो मास्टर की ओर से सहे गए डैमेज को दूसरे शैडो में ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब जब उसने हाइड्रा का रीजेनरेटिव टैलेंट हासिल कर लिया है, तो इस लेवल का अटैक उसे कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगा और उसे कोई पेन भी फील नहीं होगा। जब सेल एलन पर अटैक करता है तो वो सेल से उसे बस मार देने की भीख मांगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि एलन इस डर्टी और पेनफुल लाइफ के साथ जिए, इस डर में कि अगली सफरिंग कब आएगी। तब सेल मेन हेड को अपने साथ ले जाता है और उसे हवा में दिखाता है, जबकि अनाउंसर अनाउंस करता है कि 8th प्लेस सेल कूपर ने हासिल किया है। ऑडियंस में से थोरेडन ये सीन देखता है कि सेल हाइड्रा का मेन हेड दिखा रहा है, जिसे कोई भी नहीं मार पाया था, और उसे रियलाइज होता है कि ये पर्सन बहुत पावरफुल है। सेल भी थोरेडन को नोटिस करता है, यह जानते हुए कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंसिव एबिलिटीज हैं और ड्रैगन टेमिंग की रूमर्ड सीक्रेट टेक्निक है। वो उसे फेस करने के लिए एक्साइटेड था। 1-on-1 एलिमिनेशन मैच कल होगा। पहले मैच के लिए थोरेडन ड्रैंका का सामना सेल कूपर से होगा। अगले दिन डुएल बिगिन होता है। हालांकि सेल को रियलाइज हो चुका था कि वो एलिमिनेशन मैच के पहले ही राउंड में थोरेडन जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ रहा है। ये ऑब्वियस था कि सेकंड प्रिंस उसे टारगेट कर रहा है। उसका ध्यान तब थोरेडन पर जाता है, जो अपनी एग्जिट से उस पर अटैक करने के लिए सेल की तरफ आ रहा था। यह एक पावरफुल स्ट्राइक थी और स्पीड भी फास्ट थी, लेकिन सेल एजाइल होने के कारण खुद को एक्स के अटैक से डिफेंड कर लेता है। थोरेडन मान लेता है कि सेल शायद उससे हेड ऑन लड़ने से डर रहा है, इसीलिए वो एक लोच की तरह इधर उधर कूद रहा है। ये कहते हुए सेल आगे बढ़ता है, एक्स पर कूदता है और उसे जमीन पर मारता है। वो स्मिर्क करते हुए थोरेडन को टॉन्ट करता है कि डरा हुआ तो वो है जो दूर छिपकर वेपन्स से अटैक कर रहा है। ये इंसल्ट सुनकर थोरेडन उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन सेल थोरेडन की फिस्ट को पकड़कर पंच को ब्लॉक कर देता है। सेल उसकी तारीफ करता है कि भले ही वो बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव है। थोरेडन को रियलाइज होता है कि ये एक कनिंग मूव है, उसे गुस्सा दिलाना और फिर एक स्नीक अटैक लॉन्च करना, जिससे उसका गुस्सा डबल हो जाता है। वो अपने वेपन्स पकड़ता है और अपने अटैक्स को कंबाइन करता है। फैक्ट ये है कि सेल को उसका डिफेंस रिडिकुलस लगता है, यहां तक कि रिंगथॉर्न्स और कोरोजन के कंबाइंड अटैक्स भी। तब थोरेडन सेल के फेस पर एम करता है, लेकिन वो थोरेडन के मूवमेंट को रोकने के लिए अपनी ब्लड मैजिक रेजोनेंस स्किल का यूज करता है। इससे थोरेडन और भी गुस्सा हो जाता है और वो थॉर फाइशा को समन करता है, जिसका नाम उसकी एजिलिटी और आइस पावर्स के नाम पर रखा गया है। उसकी पर्सनैलिटी फायरी थोरेडन के साथ काफी इनकम्पैटिबल थी। दूसरी ओर क्रिस को यह अनफेयर लगता है, क्योंकि स्कूल के रूल्स के मुताबिक समन्ड बीस्ट्स एलिमिनेशन मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि स्पीकर उससे एग्री करता है, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। एक ड्रैगन नाइट होने के नाते थोरेडन को इससे छूट मिली है, और अगर वो खुश नहीं है तो सेल भी एक ड्रैगन समन कर सकता है। वापस डुएल में ड्रैगन सेल की तरफ आइस ब्लो करता है, जो उसे सराउंड कर लेती है। वो जानता था कि अगर ये लंबा खिंचा तो उसके लिए अच्छा एंड नहीं होगा। उसे अपने ओपोनेंट के करीब जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सैंड्रू थोरेडन की तारीफ करता है, इसलिए उसका फादर उसे थैंक्स कहता है और ब्रैग करता है कि वो उसका सबसे प्राउड चाइल्ड है। एक सेंचुरी में ड्रैंका फैमिली का एकमात्र मेंबर होने के नाते, जिसने एक ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और हेवन और अर्थ से कम्युनिकेट करने के लिए फेशिया का यूज करके स्काई लाइटनिंग की पावर को चैनल करने की अपनी एबिलिटी के साथ, वो अनडाउटेडली ड्रैंका फैमिली और ड्रैगन रेस को एक ग्लोरियस फ्यूचर की ओर ले जाएगा। जब थोरेडन सेल को ड्रैगन नाइट के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का सामना करवाता है, तो स्मोक सरफेस को सराउंड कर लेता है, जिससे वो मान लेता है कि सेल मर गया है और एरोगेंटली क्लेम करता है कि इतनी पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से मरना सेल का ग्रेटेस्ट ऑनर है। लेकिन जैसे ही स्मोक डिसअपियर होने लगता है, एक आवाज आती है। ये सेल था जो थोरेडन से कह रहा था कि अभी खुश न हो। सेल ने मैजिक ड्रैगन, एक एस रैंक स्किल मैजिक इम्यूनिटी हासिल कर ली थी, जो सभी आइस, फायर, लाइटनिंग और बाकी सभी नेचुरल मैजिक को एब्जॉर्ब करने और उससे इम्यून रहने में एबल थी। हर कोई एक और ड्रैगन, एक मैजिक ड्रैगन को देखकर शॉक था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। केवल नेचुरल डिजास्टर्स ही एक मैजिक ड्रैगन को अपनी एबिलिटीज को एडवांस करने में हेल्प कर सकते हैं। प्रीवियस लाइफ में एलन ने मैजिक ड्रैगन हासिल किया था, लेकिन उसे इवॉल्व नहीं करा पाया। लेकिन ये मैजिक ड्रैगन अपने इवॉल्व फॉर्म थंडरफ्लेम मैजिक ड्रैगन
एक एसएस रैंक स्पीशीज में था। वो एक ही टाइम पर 3 एट्रीब्यूट्स विंड, लाइटनिंग और फायर का मैजिक यूज करने में एबल था। ड्रैगन के एक ब्लो से थोरेडन नॉकआउट हो जाता है और पूरी क्राउड ऐसी पावर देखकर क्रेजी हो जाती है। सेल को रियलाइज होता है कि सनलाइट के नीचे खड़े होने पर ऐसा फील होता है। ये एक ऐसी ग्लोरी थी जो उसके जैसे शैडो को कभी नहीं मिल सकती थी। इस बीच थोरेडन का फादर फ्यूरियस था। वो सेल को एक चोर कह रहा था जिसने ड्रैंका फैमिली का ट्रेजर चुराया है और उससे अपना मैजिक ड्रैगन वापस करने को कह रहा था। वो सेल पर एक एक्स फेंकता है, लेकिन उसका मैजिक ड्रैगन उसे प्रोटेक्ट करता है और सेल वहां अपने ड्रैगन पर बिना किसी असर के बैठा रहता है और उसे आज रियलिटी दिखाने की धमकी देता है। इस दुनिया में सिर्फ वेपन्स और उड़ सकने वाले ड्रैगन कैवलरी ट्रूप्स के साथ वे अनडाउटेडली सबसे पावरफुल कॉम्बैट फोर्स थे। सभी फैमिलीज के बीच इनहेरिटेड पावर के बैलेंस को इंश्योर करने के लिए उसने एक ही बैटल में सभी मैजिक ड्रैगन्स को मार दिया। बाकी बचे मैजिक ड्रैगन एग्स को वाटर क्रिस्टल सिटी में सील कर दिया गया और की को 2 हिस्सों में बांटकर कूपर फैमिली और आइजैक फैमिली द्वारा अलग अलग रखा गया। थोरेडन का फादर ड्रैगन से निकलती लाइटनिंग को देखता है, लेकिन फिर भी कहता है कि मैजिक ड्रैगन्स एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। हालांकि ड्रैगन सबसे लॉयल क्रीचर्स होते हैं, एक ड्रैगन जिसने अपने मास्टर को एक्नॉलेज कर लिया है वो उन्हें कभी बिट्रे नहीं करेगा और उसे जबरदस्ती अबडक्ट करना उसे केवल सुसाइड की ओर धकेलेगा। हालांकि वो सेल से पूछता है कि क्या ड्रैगन के कोई और सिबलिंग्स हैं और उसके ठिकाने के बारे में पूछता है, क्योंकि अगर ड्रैंका फैमिली एक ड्रैगन हासिल कर सकती है तो वे डेफिनेटली 7 ग्रेट फैमिलीज के लीडर बन जाएंगे। लेकिन सेल रिवील करता है कि ये इस दुनिया में लास्ट सर्वाइविंग मैजिक ड्रैगन है। बाकी सभी ड्रैगन एग्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। बूढ़ा आदमी नहीं समझता कि ये ऑर्डर किसने दिया, तो सेल उसके पास आता है और पूछता है कि उसे क्या लगता है कि वो कौन है जो ड्रैंका फैमिली को उसकी फॉर्मर ग्लोरी में वापस लौटते हुए सबसे कम देखना चाहता है, क्योंकि कभी कभी सबसर्वियंस जरूरी नहीं कि प्रोटेक्शन की ओर ले जाए। तो बूढ़े आदमी को रियलाइज होता है कि ये सेकंड प्रिंस हो सकता है। इसके बावजूद सेकंड बैटल विलियम और फॉरेस्ट फैमिली की लड़की जो फॉरेस्ट से आती है उसके बीच है, लूना। सेल विलियम को इन्फॉर्म करता है कि वे एफिशिएंटली प्रे को हंट करने के लिए ट्रैप्स बनाने में बेस्ट है, इसलिए उसे करीब जाने के लिए अपनी स्पीड का यूज करने और अपनी फास्टेस्ट स्ट्राइक के साथ बैटल को एंड करने की जरूरत है, वरना वो एक डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएगा। लूना अपने अटैक के लिए चार्ज करती है, लेकिन विलियम बदले में अपनी एम्पायर सोर्ड टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देती है। इस बीच सेल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूना अपने डिफेंसेस को इतनी जल्दी डिप्लॉय कर लेगी। विलियम के अटैक्स पावरफुल हैं, लेकिन ओपोनेंट के लिए उन्हें एडवांस में प्रेडिक्ट करना आसान है। इस टाइम वाइन्स से फ्री होने के लिए लूना के अटैक का यूज करना और अटैक के बाद उसके स्लो रिएक्शन का फायदा उठाकर जल्दी से करीब जाकर काउंटर अटैक करना बेस्ट है। लेकिन विलियम वाइन से दूर होने के लिए एम्पायर सोर्ड टेक्निक से एक्सप्लोसिव एनर्जी का यूज करता है, लेकिन जबकि एक्सप्लोसिव एनर्जी वाइन से तोड़ सकती है, ये बहुत सारा स्टैमिना यूज करती है। विलियम सोर्ड टेक्निक के सभी एट्रीब्यूट्स का यूज करता है, लेकिन अचानक लूना डिसअपियर हो जाती है और जब विलियम उसे सर्च करता है तो वो ठीक उसके पीछे होती है। उसे सिर्फ सोर्ड टेक्निक सीखने के लिए टॉन्ट करती है, लेकिन बस इतना ही था। और फैक्ट यह है कि विलियम अब मूव भी नहीं कर सकता। यह हैल्यूसिनोजेनिक प्लांट्स का इफेक्ट है। पता चला कि लूना ने शुरू से ही वाइन के कांटों के अंदर फ्लाई एगारिक के सीड्स प्लांट कर दिए थे। एक बार जब वाइन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो फ्लाई एगारिक वाइल्डली ग्रो करेगा। विलियम के फाइनल अटैक में एक्सप्लोजन के एयर फ्लो के साथ विलियम द्वारा बड़ी मात्रा में स्पायर्स एब्जॉर्ब कर लिए गए, जिससे वो हैल्यूसिनेशन में चला गया। सेल को रियलाइज होता है कि ये लूना का हिडन ट्रम्प कार्ड है, लेकिन अब उसका एम विलियम के लिए उसे हराना है जब उनकी फाइट करने की बारी आएगी। स्पीकर अनाउंस करता है कि विलियम आउट ऑफ बाउंड्स है। लूना फॉरेस्ट जीत जाती है। जैसे ही विलियम जमीन पर होता है, सेल उसके पास पहुंचता है, लेकिन कोई पहले से ही उसे बालों से पकड़ लेता है। ये लाइसा थी। ये सेल को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वे इतने करीब कब आ गए कि लाइसा विलियम को पकड़ने में उससे भी तेज थी। हालांकि एंड्रिया उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सेंस करती है कि विलियम की बॉडी में एक स्ट्रेंज हैल्यूसिनोजेनिक एनर्जी है और वो उसे उस एनर्जी से जगा नहीं सकती। लेकिन सेल को एक आइडिया आता है और वो लाइसा से पूछता है कि क्या वो उसे अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके विलियम को एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक देने की तकलीफ दे सकती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द जगाने की जरूरत है। विलियम आखिर में लाइसा की वजह से जाग गया। जैसे ही विलियम ने उसे थैंक यू कहा, वो ब्लश कर गई और भाग गई, जबकि अभी लाइसा का मैजिक और एंड्रिया का मैजिक ब्रीफली विलियम की बॉडी में मर्ज हो गया था और उसने एक्सीडेंटली लाइसा की मेमोरी की एक झलक देख ली। लाइसा पहले एलन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी और अब उसने विलियम को भी बचाया। वो वरीड थी कि मैट्रियार्क उसे पनिश करेगी, लेकिन वे मान लेते हैं कि लाइसा का अभी भी एलिमिनेशन मैच बाकी है। मैट्रियार्क इतनी क्रेजी नहीं होगी कि उसे उससे पहले पनिश करे। अनएक्सपेक्टेडली हेरा ने पहले ही लाइसा को कैप्चर कर लिया था और उसे अपने मास्टर को प्रोटेक्ट न करने और फिर भी एलिमिनेशन मैच में पार्टिसिपेट करने की चाहत रखने के लिए टॉर्चर कर रही थी। साना फैमिली, जो अपने डार्क मैजिक के लिए जानी जाती है, हर साल हर जगह से गरीब बच्चों को ढूंढती थी और उन्हें फैमिली के डार्क टेम्पल्स में लाती थी। साना फैमिली का डार्क मैजिक ह्यूमन माइंड के डीपेस्ट पेन और डेस्पेयर से ओरिजिनेट हुआ था। साना फैमिली के लिए एक बॉटम लाइन जैसी चीज थी
और उनकी ह्यूमैनिटी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। केवल कुछ अकेली सोल्स जो डेस्पेयर से सर्वाइव करने के लिए लकी थीं, वे ही साना फैमिली द्वारा ब्रांडेड होने और टेरिफाइंग किलिंग मशीन्स बनने के लायक थीं। वापस हेरा के लाइसा को टॉर्चर करने पर वो उसे मॉक करती है, उसे साना फैमिली का डॉग कहती है और उस पर साना की टीचिंग्स को भूलने का आरोप लगाती है। वो उससे कहती है कि वो हमेशा अपने मास्टर के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहे, जिसमें उसकी बॉडी और सोल भी शामिल है। और फिर अपने हाथ पर एक मेटल चेन लपेटकर हेरा उसे स्ट्राइक करती है और उसे अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने में फेल होने के लिए टॉन्ट करती है। वो डिक्लेयर करती है कि चूंकि लाइसा अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकी, इसलिए उसका हाथ अब वर्थलेस है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे और हर्ट कर पाती, सैल और एंड्रिया सीन में एंटर करते हैं और सैल अपने मैजिक का यूज करके मेटल चेन को हेरा से दूर फेंक देता है। हेरा स्मिर्क करती है और उसे अपनी उंगली में पहना हुआ एक मटेरियल दिखाती है और सैल को उस पर डार्क मैजिक कॉलर खींचने की धमकी देती है और वो ठीक इस डॉग की तरह बन जाएगा, मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगा और सिर्फ उसके सामने गिड़गिड़ा पाएगा। लेकिन सैल वापस स्मिर्क करता है, उसे मॉक करता है कि एलन को उसे बताने का मौका नहीं मिला। वो एलाबोरेट करता है कूपर फैमिली द्वारा उसमें प्लांट किए गए शैडो ओथ में कुछ गड़बड़ हो गई और अब एलन उसकी शैडो बन गया है। हेरा अपने दांत पीसती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सैल उसे वॉर्न करता है कि बेचारा एलन सैल की जगह पर हर पेन और वुंड को एक्सपीरियंस करेगा और उसे टॉन्ट करता है कि वो प्रे करे कि वो एक लंबी और हैप्पी लाइफ जिए। फिर वो लाइसा के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता, हेरा लाइसा को पकड़ लेती है और सैल से उसे अच्छी तरह देखने के लिए कहती है, क्योंकि वो कभी भी साना फैमिली के कंट्रोल से एस्केप नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर कोई उसकी तरह अनग्रेटफुल ब्रैट नहीं होता। सैल गुस्सा हो जाता है और हेरा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिया उसे याद दिलाती है कि वो रैश न हो, क्योंकि अगर वो एक नोबल के खिलाफ एक्ट करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो उसे ये भी इन्फॉर्म करती है कि उसने लाइसा की मेमोरीज देखी हैं और जब तक वे उसके अंदर की सबसे वार्मेस्ट मेमोरीज को जगाने में एबल हैं, वो डार्क मैजिक के कंट्रोल से एस्केप कर सकती है। ये बताए जाने पर सैल लाइसा के पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसका अभी भी एक एलिमिनेशन मैच बाकी है। जब तक वो जीतती है, वो इंपीरियल एकेडमी में रह सकती है और अगर वो इस बेसमेंट को छोड़ सकती है तो वो फ्री हो जाएगी। इस मोमेंट सैल उसे मोटिवेट कर रहा होता है, वो उसे विलियम की याद दिलाता है और वो फ्री होने की कोशिश करती है। एमा लाइसा मरमर करती है कि वो यहां नहीं मर सकती। वो स्क्रीम करती है, फ्री होती है और दरवाजे से बाहर भाग जाती है। वहीं वो विलियम से मिलती है और उसे हग करती है। हेरा दूसरी ओर एंग्री थी और क्लेम करती है कि भले ही लाइसा डार्क मैजिक से फ्री हो, वो अभी भी साना फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन एक आवाज आती है, उसे करेक्ट करती है कि लाइसा मैचेज में एक पार्टिसिपेंट है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। ये मास्टर एल्बस थे। हेरा अभी भी स्मिर्क करती है, एल्बस को याद दिलाती है कि बहुत बुरा है कि न्यू स्टूडेंट की डुएलिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद स्कूल और कोई प्रोटेक्शन ऑफर नहीं कर सकता। तो एल्बस कहता है कि ये हो सकता है अगर वो उसकी स्टूडेंट बन जाए और उससे सवाल करता है कि क्या साना फैमिली उसकी ओर से उसे ऑफेंड करने को तैयार है, जो पहले से ही फैमिली के बाहर मैरिड है। ये सुनकर वो चली जाती है और सैल हेडमास्टर को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। तो वो सैल को इन्फॉर्म करता है कि विलियम ने उससे डेस्परेटली पूछा था। एक टीचर के रूप में वो अपने स्टूडेंट्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए ऑब्लाइज्ड है। सैल को रियलाइज होता है कि ऐसा लगता है कि विलियम सच में लाइसा की केयर करता है अगर वो हेडमास्टर को परसुएट करता है, हालांकि लाइसा अब विलियम की केयर में है। इस बीच सैल ओलिवर को सीक्रेट बेसमेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए थैंक्स कहता है, वरना वे लाइसा को नहीं बचा पाते। हेडमास्टर एल्बस के ओलिवर को इन्वॉल्व करने से पहले लाइसा साना फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पहले ही फॉरफीट कर चुकी थी। मोरन ने एंड्रिया के एडवांसमेंट की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। दूसरे ग्रुप स्टेज में ग्लोरिया का सामना नेमलेस नाइट से था। वो नेमलेस नाइट बिना कोई डैमेज लिए ग्लोरिया को जल्दी से ओवरवेल्म करने में एबल था। एक टीचर के रूप में अपने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद वो ये नहीं बता पा रहा था कि वो लड़का किस तरह की स्किल्स यूज कर रहा था। अब एलिमिनेशन मैच में सैल की बारी थी। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो सेकंड प्रिंस उसे सीधे डिस्क्वालीफाई कर देगा। वापस डुएल ग्राउंड में स्पीकर मोरन 3 से काउंटडाउन कर रहा था। अनाउंसर चिल्ला रहा था कि अगर साल टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसे फॉरफीट मानकर मैच से बाहर कर दिया जाएगा। मॉरन काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी काउंटिंग पूरी कर पाता, वो अचानक स्टॉप हो जाता है क्योंकि साल अपने मैसिव मैजिक ड्रैगन के साथ ग्राउंड पर एक ग्रैंड एंट्री लेता है। वो सीधे लूना से पूछता है कि क्या अब वो अपना मैच कंटिन्यू कर सकते हैं। लूना गुस्से में उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही साल का ड्रैगन अपना थंडर फ्लेम रोर यूज कर देता है, क्योंकि साल इस बार उसे अपनी पुरानी ट्रिक्स यूज करने का कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहता था। वो इस फाइट को बहुत क्विकली एंड करने वाला था। उस खतरनाक अटैक की वजह से लूना सीधा अरीना के बाहर जाकर गिरती है और इवेंचुअली साल ये मैच जीत जाता है। उसका थंडर फ्लेम मैजिक ड्रैगन सच में कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग था। इस मैच के बाद सेकंड प्रिंस और एकेडमी के लीडर्स एक यूनानिमस डिसीजन लेते हैं
कि अब से कंपटीशन में किसी भी टेम्ड मॉन्स्टर का यूज करना फॉरबिडन होगा। ये डिसीजन सुनते ही साल स्मिर्क करता है क्योंकि एकेडमी उसके साथ डील करने में रियली काफी फेयर निकली। अब नेक्स्ट मैच एंड्रिया और उस मिस्टीरियस नेमलेस नाइट के बीच था। प्रोफेसर कसाडिन उसे गाइड करते हैं कि उसके अपोनेंट का डिफेंस बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है, यहां तक कि ग्लोरिया भी उसे जरा सा हर्ट नहीं कर पाई थी। उसे अपने अटैक्स में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ही डुअल बिगिन होता है, एंड्रिया एक साथ 3 एडवांस्ड अटैक्स कास्ट करती है जिनके मैजिक नेम्स थे क्रिस्टल मीम, लाइटनिंग क्रैकल क्रैकल और रॉक्स बूम बूम। कसाडिन सरकास्टिकली कहता है कि उसे ये नेम्स काफी एडोरेबल लगे, लेकिन तभी नेमलेस नाइट रिवील करता है कि एंड्रिया की ये पावरफुल अटैक्स भी उसके अगेंस्ट पूरी तरह इनइफेक्टिव हैं। ये देखकर साल तक शॉक हो जाता है कि आखिर बिना किसी रीजन के ये अटैक्स ऐसे हवा में डिसअपियर कैसे हो सकते हैं। तभी वो बंदा कन्फेस करता है कि स्केल्स ऑफ पावर रिटर्न में कुछ इक्वल पावर ही वापस भेजेंगे, और ये सुनते ही साल को रियलाइज हो जाता है कि वो गाय अब अपना अल्टीमेट मूव यूज करने वाला है। एक्चुअली ये विंड मैजिक था जो न सिर्फ अटैक एनर्जी को स्वॉलो कर सकता था, बल्कि विंड की पावर को बोरो करके एक डेडली काउंटर अटैक भी लॉन्च कर सकता था। एक ही झटके में एंड्रिया अरीना के बाहर थी और नेमलेस नाइट ये मैच जीत चुका था। ये एक इमीडिएट विन थी जिससे पता चलता है कि उसकी पावर दूसरे सभी अपोनेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एंड्रिया बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी थी, इसलिए साल उसे उठाकर वहां से ले जाता है। उसी वक्त मॉरन अनाउंस करता है कि अब फाइनल बैटल साल और नेमलेस नाइट के बीच होगी। इस बैटल का विनर एकेडमी का नया हेड बनेगा और सभी स्टूडेंट्स, फिर चाहे वो कॉमनर्स हों या नोबल्स, स्कूल टाइम में हमेशा उसकी लीड को फॉलो करेंगे। और इसी के साथ फाइनल बैटल अब बिगिन होती है। जैसे ही नेमलेस नाइट और साल आमने सामने खड़े होते हैं, साल एडमिट करता है कि वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है जिसे उसने फेस किया है, लेकिन वो उसे चैलेंज करता है कि आज का विक्टर सिर्फ और सिर्फ वही बनेगा। फाइट आगे बढ़ती है और नाइट रिवील करता है कि साल पहला ऐसा पर्सन है जो अपनी सोर्ड उसकी नेक तक लाने में कामयाब हुआ, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि विक्टर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इतना कहते ही नाइट अपने एंजल विंग्स को इक्विप कर लेता है जो एक एस रैंक मल्टीफंक्शन वेपन था और अटैक, डिफेंड और अपना फॉर्म चेंज करने में भी कैपेबल था। ये एम्पायर के ऑक्शन हाउस का एक ऐसा ट्रेजर था जिसकी वैल्यू एक पूरी सिटी के बराबर थी। वो उन विंग्स से एक शील्ड फॉर्म करता है और खुद को एक सुपर स्ट्रॉन्ग हरिकेन से सराउंड कर लेता है ताकि एक स्टेबल और एब्सोल्यूट स्पेशल डिफेंस क्रिएट हो सके। साल को रियलाइज होता है कि ये पर्सन सिंपल नहीं है क्योंकि विंग फॉर्म एक्टिवेट होते ही उसकी बॉडी से फ्यूज हो गया था, जिससे उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्पीड कई गुना बढ़ गई थी और अब वो विंड में सोर्ड एनर्जी को एक्यूमुलेट कर सकता था। जैसे जैसे बैटल हीटअप होती है, क्रिस को रियलाइज होता है कि ये तो वही बंदा है जिसे उसने पास्ट में सिखाया था। मॉरन ये बात सैंड्रू को भी इन्फॉर्म करता है और वो भी ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वो यहाँ शो अप करने की हिम्मत करेगा। वो मॉरन को ऑर्डर देता है कि उन लोगों का बैच जिन्हें वे सीक्रेटली कल्टिवेट कर रहे थे उन्हें यहाँ डिप्लॉय कर दिया जाए क्योंकि आज वो दिन है जब नेमलेस नाइट की मौत होगी। दूसरी तरफ फाइट करते हुए नाइट साल से क्वेश्चन करता है कि उसकी सोर्ड्समैनशिप एक्चुअली उसके लेवल की कैसे है, और जैसे जैसे बैटल खिंच रही है वो और भी स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है? साल स्मिर्क करते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि ब्लड मैजिक सिर्फ उसे एंट्रैप करने के लिए यूज किया गया था। इतना कहकर साल अपनी ब्लड लावा स्किल एक्टिवेट कर देता है। वो ब्लड का यूज करके एक लावा डोमेन कंस्ट्रक्ट करता है जो किसी भी टाइम साल के साथ एक लिंक एस्टैब्लिश कर सकता था। ये ब्लड एनर्जी अरीना में किसी भी हलचल को सेंस करके उसे एनर्जी प्रोवाइड कर सकती थी। इस सिचुएशन में नाइट उसकी सारी ब्लड एनर्जी को ड्राई अप करने का डिसाइड करता है और अपनी स्टॉर्म होली सोर्ड को एक्टिवेट कर देता है। ये सोर्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स पर मौजूद सोर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काउंटलेस सोर्ड शैडोज में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी ताकि एक रेंज्ड एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक लॉन्च किया जा सके। हालांकि साल ब्लड एनर्जी से उसे बाइंड करने की कोशिश करता है और नाइट को वार्न करता है कि ये सब यूजलेस है क्योंकि ब्लड एनर्जी अलाइव है। वो जितना स्ट्रगल करेगा ये बाइंडिंग उतनी ही टाइट होती जाएगी, लेकिन रियलिटी में वो बस ये देखना चाहता था कि नेमलेस नाइट के पास आखिर कितने और ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं। तभी नेमलेस नाइट हैंड ऑफ द अनडेडेड स्किल का यूज करता है जो कि फर्स्ट सना फैमिली हेड का वेपन था। इस वेपन में सभी लिविंग क्रीचर्स को नेचुरली रिस्ट्रेन करने की एबिलिटी थी। ये एक एस रैंक ब्लैक मैजिक वेपन था जो एम्पायर के पॉन शॉप का ट्रेजर था और इसकी वैल्यू भी एक सिटी के इक्वल थी। वो साथ में डेथ विदर स्किल भी यूज करता है जो टारगेट की वाइटैलिटी को ड्रेन करके उसे एक डेड बॉडी में टर्न कर सकती थी। साल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने क्लियरली अपनी गुडविल शो करने का इनिशिएटिव लिया था, लेकिन फिर भी उसे एक बहुत डेंजरस ऑरा सेंस हो रहा था। जैसे ही साल ये जानने के लिए उस पर अटैक करता है कि उसके पीछे कौन है, नाइट का मास्क नीचे गिर जाता है और उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि लियोनार्ड रिचर्ड्स था जो कि रॉयल फैमिली का क्राउन प्रिंस और फर्स्ट प्रिंस था। साल को अपनी प्रीवियस लाइफ से याद आता है कि एल्डेस्ट प्रिंस को सोल्जर्स बहुत डीपली लव करते थे
और उसने हर तरफ से रिबेल्स को सप्रेस करने में लीड ली थी। लेकिन ये एक पिटी थी कि उसकी इतनी यंग एज में डेथ हो गई थी। जब वो इसके बारे में लियोनार्ड रिचर्ड्स था, जो कि रॉयल फैमिली का क्राउन प्रिंस और फर्स्ट प्रिंस था। साल को अपनी प्रीवियस लाइफ से याद आता है कि एल्डेस्ट प्रिंस को सोल्जर्स बहुत डीपली लव करते थे और उसने हर तरफ से रिबेल्स को सप्रेस करने में लीड ली थी। लेकिन ये एक पिटी थी कि उसकी इतनी यंग एज में डेथ हो गई थी। जब वो इसके बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि शायद उसकी डेथ नोबल्स के कॉन्टिन्यूअस असासिनेशन की वजह से हुई थी। तभी अचानक बहुत सारे असासिन्स ग्राउंड में ऑन्टर कर जाते हैं और मॉरन चिल्लाकर सेकंड प्रिंस की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करने का आर्डर देता है। ये परसिस्टेंट हाइनास का वही ग्रुप था। एक बार अगर उन्हें किसी की सेंट मिल जाए तो वो उसे कभी नहीं छोड़ते। लियोनार्ड अपने एंजल विंग्स का वॉल्ट फॉर्म इक्विप करता है, जो एम्पायर के पॉन शॉप ट्रेजरी से कनेक्ट हो जाता है और लोनिंग क्रेडिबिलिटी के बेस पर किसी भी वेपन के लिए क्विकली एक्सचेंज किया जा सकता था। वो उन सभी रिबेल्स को जान से मारने का डिसाइड करता है जिन्होंने रॉयल फैमिली के मेंबर्स को असासिनेट करने की हिम्मत की थी। हर साल प्लान बनाता है कि अगर वो इन असासिन से डील करता है और क्राउन प्रिंस पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है तो उसे फिर सेकंड प्रिंस के बारे में वरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उसे रीबर्थ के बाद कभी किलिंग स्प्री पर जाने का चांस ही नहीं मिला था। आज वो उन सभी को अपनी प्रीवियस लाइफ के गॉड स्लेयर की असली माइट दिखाएगा और फिर क्राउन प्रिंस और साल दोनों मिलकर उन असासिन से फाइट करने लगते हैं। क्राउन प्रिंस गैंडोट फैमिली के फर्स्ट पैट्रिया का स्टाफ इक्विप करता है, जो इतना पावरफुल मैजिक अनलीश कर सकता था कि स्टार्स तक को डिस्ट्रॉय कर दे, जिसे इटर्नल स्टार्स कहते थे। मीनवाइल साल उन्हें थंडर ड्रैगन और फ्लेम ड्रैगन की कंबाइंड पावर शो करता है। ड्रैगन के एक ब्लोइंग रोर के साथ ही ज्यादातर असासिन्स ग्राउंड पर अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ते हैं। जो कुछ बचे थे उन्हें क्राउन प्रिंस का स्टाफ फेस करता है और अब वो उसकी लाइफ लेने की कोशिश की कीमत चुका रहे थे। वो उनसे डील करने के लिए आइजैक फैमिली के फर्स्ट पैट्रियार्क की सिकल ब्लड मून साइथ यूज करता है, जो डिफेंस को इग्नोर करके एक लार्ज एरिया में मैसेकर कर सकती थी। लेकिन तभी अचानक क्राउन प्रिंस को मारने के लिए उसकी तरफ एक वेपन थ्रो किया जाता है, जिसे साल बीच में ही रोक लेता है। ये सैंड्रू था, जिसने अपने हाथ का एक साइड कट करके एल्केमी आर्ट्स कास्ट किया था। वो लार्ज अमाउंट में फ्लैश और ब्लड सैक्रिफाइस करके इतने पावरफुल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता था जो हेवंस और अर्थ को भी शेक कर दें। दूसरी तरफ एंजल विंग्स अब बाउंड फॉर्म में थे। जब यूजर का माना इंसफिशिएंट होता है तो उसके सारे फंक्शंस डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड ने एयर में गैसेस और पोशंस स्प्रेड करके एंजल विंग्स को सप्रेस कर दिया था। तभी अचानक रैपिड रिजनरेशन से बॉडी एक हाइड्रा की तरह हील होने लगती है, जो एक लेजेंडरी क्रीचर है और अपने लॉस्ट पार्ट्स को रीग्रो करने के लिए जाना जाता है। इसका मतलब था कि वुंड्स क्विकली रिकवर हो रहे थे और वो हर तरह के पॉइजन से कंप्लीटली प्रोटेक्टेड था। और उसका थंडर हेलफायर लाइटनिंग के साथ मिक्स्ड एक पावरफुल और प्योर फ्लेम था। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि पॉइजनस गैसेस को बर्न अवे कर सकता था और डार्क मैजिक से छुटकारा दिला सकता था, जो इसे एक डेडली और क्लींजिंग फोर्स बनाता था। लेकिन तभी वहां एक सैंडवर्म अपीयर होता है, जिसके आउटर शेल्स मैजिक अटैक से इम्यून थे और ऊपर से क्राउन प्रिंस भी पॉइजन की वजह से वीक हो चुका था। वो उसे अपने पास नहीं आने दे सकते थे, इसलिए साल उस पर अटैक करने के लिए अपने ड्रैगन को यूज करता है। वो ड्रैगन ब्रेथ का यूज करता है, जो ड्रैगन की सारी मैजिकल पावर का एक कंसंट्रेटेड और ब्रीफ रिलीज था। और ये उस ड्रैगन का सबसे पावरफुल मैजिक अटैक था और इसी तरह वो सैंडवर्म डिफीट हो जाता है और क्राउन प्रिंस की जान बच जाती है। सैंड्रू क्राउन प्रिंस को एश्योर करता है कि वो डेफिनेटली इस मामले को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करेगा और मास्टरमाइंड को एस्केप नहीं होने देगा। इसके बाद क्राउन प्रिंस साल को थैंक्स कहता है, क्योंकि इंपीरियल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी किसी रॉयल फैमिली मेंबर को सेव करता है उसे एक एक्सेप्शन के तौर पर नोबल स्टेटस ग्रांट किया जा सकता है।